तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। इस वीडियो में हम मौर्य वंश की बात करेंगे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या बोला गया, इंडिका में क्या बोला गया है, ठीक है, शासकों के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिक्लाइन के बारे में देखेंगे, है ना। तो चलते हैं मौर्य एम्पायर की ओर, है ना। तो प्राचीन भारत का क्या था, एक महान और सबसे क्या था, शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करूं तो कब हुई, 322 ईसा पूर्व, है ना। और किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, है ना। नंद वंश के राजा घनानंद को क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पर किसकी हेल्प से पराजित किया था, किसकी मदद से पराजित किया था, तो पराजित किया था चाणक्य की मदद से, ठीक है। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया, घनानंद को पराजित किया। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें मुद्रा राक्षस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी विशाखदत्त ने, ठीक है, किसने लिखी थी, विशाखदत्त ने, ठीक है। और चाणक्य को क्या बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त बोला जाता है, ठीक है। तो धनानंद के हारने के बाद क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, यानी कि जिसको ये आता था उसकी पुत्री से क्या कर लेता था, ये विवाह कर लेता था, मैरिज कर लेता था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर वर्सेस क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है, और उसमें कौन जीतता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, जीत जाता है, ठीक है। मैंने विदेशी आक्रमण वाले चैप्टर में बताया था कि विदेशी आक्रमण हो रहे थे लगातार, है ना, वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, है ना। अब देखते हैं आगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया तथा सेल्यूकस निकेटर की क्या हुई, पुत्री क्या कर लिया, उससे विवाह कर लिया। उसका नाम क्या था, पुत्री का, कार्नेलिया, जिसको हेलना भी बोलते थे, है ना, निकनेम होगा उसका हेलना। अब कुछ आदान प्रदान भी होगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया था, काबुल दिया भैया, कंधार दिया भैया, हेरात दिया, मकरान दिया, ठीक है, 4 क्षेत्र दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या दिया सेल्यूकस निकेटर को, तो 500 हाथी, उस समय 500 हाथी जो थी वो दिए थे, ठीक है। हाथियों की वैल्यू बड़ी ज्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है। और प्लूटार्क ने, ठीक है, चंद्रगुप्त की पहचान किससे की है, एंड्रोकोर्ट से की है, जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है, सैंड्रोकोर्ट से की है। और जस्टिन ने क्या बोला है, चंद्रगुप्त की सेना को क्या बोला है, डाकुओं, ठीक है, डाकुओं का गिरोह, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन 1793 में सर विलियम जोन्स ने क्या किया, बताया कि ये नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, ठीक है। कौन से, सैंड्रोकोर्ट्स और एंड्रोकोर्ट्स, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगनस्थनीज, ठीक है। ये किसके दरबार में जाएगा, सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा, अपने राजदूत जो कि क्या था, मेगनस्थनीज, उसको क्या करेगा, इंडिया में भेज देगा, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देगा। और वो क्या लिखेगा, पुस्तक लिखेगा, फिर कौन सी, इंडिका। उसमें क्या मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे जाके हम देखेंगे कि इंडिया में कैसी कैसी जानकारी मिलती है, क्या क्या बताया है, क्या बोलते हैं मेगनस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर था, भद्रबाहु क्या था, एक जैन क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि गुरु था, है ना। तो भद्रबाहु से बड़ा ज्यादा इंस्पायर कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, और उसने क्या कर लिया, जैन धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। और उसके बाद क्या किया उसने, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में क्या किया, संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। अब संलेखना विधि का मतलब होता है उपवास, यानी कि व्रत रख के, तब तक व्रत रखना, तब तक उपवास रखना जब तक कि मृत्यु ना चली जाए, उसको क्या बोलते हैं, संलेखना विधि, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब बिंदुसार, अब अगले राजा पे पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त के बारे में तो हमें पता चल गया, है ना। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिंदुसार की मदर का नाम क्या था, दुर्धरा, वाइफ का नाम क्या था, सुभद्रांगी, और मिनिस्टर कौन थे इसके, राधागुप्त, विष्णु, चाणक्य, पता है चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त, है ना। और विष्णुगुप्त को, बिंदुसार को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, मित्रघात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है, मित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला, और किसको बोला जाता है, बिंदुसार को, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, आगे क्या होता है, अब बिंदुसार के दरबार में भी आएंगे, ठीक है। अब बिंदुसार में कौन आया, सीरिया का शासक कौन है, एंटीओकस, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में क्या हुआ, सीरिया के शासक एंटीओकस ने किसको, राजदूत को भेजा था, किस राजदूत को भेजा था, डाइमैक्स को भेजा था। सीरिया के शासक एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा, डाइमैक्स को भेजा। और डाइमैक्स से बिंदुसार ने क्या मांगा, अंजीर मांगी भैया, मीठी शराब मांगी, और यूनानी दार्शनिकी मांगी, है ना। तो अंजीर और मीठी शराब तो दे दी, पर यूनानी दार्शनिकी देने से क्या कर दिया उसने, मना कर दिया, ठीक है, बोला मैं नहीं देता ये, ठीक है। फिर कौन, मिस्र के राजा था टोलमी सेकंड, उसने किसको भेजा था, तो डायोनीसियस को भेजा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि डायोनीसियस और डाइमैक्स किसके दरबार में आए थे, तो किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
क्वेश्चन आंसर भी हमने समझ लिया, ठीक है। बिंदुसार क्या था, अजीवक संप्रदाय का था, ठीक है। और इसके समय में क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था। कहाँ हो गया था, तक्षशिला में हुआ था। पर इस विद्रोह को दबाने में जो उसका बड़ा बेटा सुसीम, वो क्या रहा था, असफल रहा था। क्या रहा था, असफल रहा था। तो इस विद्रोह को किसने दबाया, इस विद्रोह को दबाया अशोक ने, ठीक है, जो कि अवंती में था। फिर अशोक को बुलाया, अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और अशोक ने क्या किया, मगध पर क्या किया, सिंहासन पर बैठ गया, ठीक है। मगध के क्या, सिंहासन पर बैठ गया। तो अब अशोक के बारे में देखते हैं। अब अशोक ने कब कब हुआ, 304 बीसी, है ना। 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ। मदर कौन थी इसकी, शुभद्रांगिनी, ठीक है। तो अशोक, ठीक है, अशोक के समय अशोक ने कहा आक्रमण किया, कलिंग पे आक्रमण किया 261 बीसी में, ठीक है। और अशोक ने ये इतना ज्यादा ड्रास्टिक आक्रमण था कि अशोक का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया, ठीक है। अशोक ने इतना ज्यादा खून खराबा बहाया, इतना ज्यादा खून किया कि उसका दिल ही परिवर्तन हो गया। जैसे हम नॉनवेज खाते हैं, कोई बंदे है ना, बड़ा ज्यादा नॉनवेज खा ले तो उनका मन भी क्या अक जाता है, फिर वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन बन जाते हैं। वैसे ही इसने इतना ज्यादा खून खराबा देख लिया था, इतना ज्यादा लहूलुहान कर दिया था लोगों को कि इसका मन ही परिवर्तित हो गया। और इसने क्या ज्वाइन कर लिया, बौद्ध धर्म। क्या ज्वाइन कर लिया इसने, बौद्ध धर्म। तो गुरु कौन था, उपगुप्त आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अपने अशोक ने क्या किया, अपने संदेशों को किससे, अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बताया कि अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या किया, अशोक राजा था, उसने क्या किया, संदेशों को अभिलेखों में लिखाया। और लैंग्वेज कैसी यूज की थी, प्राकृत, ताकि सारे लोगों को वो संदेश क्या हुए समझ आए, सारे लोगों को वो संदेश क्या हो समझ आए। तो अभिलेखों की भाषा क्या थी, क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या थी, प्राकृत। लेकिन स्क्रिप्ट क्या थी, लिपि क्या थी, अलग थी। जैसे भारत में बोलो तो कौन सी थी, ब्राह्मणी लिपि थी। जैसे खरोष्टी पाकिस्तान में थी, जैसे अरमाइक अफगानिस्तान में थी, जैसे ग्रीक अफगानिस्तान में थी, ठीक है, ठीक है। तो ब्राह्मणी कहाँ थी, भारत में। खरोष्टी कहाँ थी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन आए भी, खरोष्टी कहाँ थी, पाकिस्तान में। अरमाइक कहाँ थी, अफगानिस्तान में। और ग्रीक कहाँ थी, अफगानिस्तान में, ठीक है। ये लिपि की हमने बात कर दी, ठीक है। लेकिन भाषा क्या रहेगी, भाषा प्राकृत ही रहेगी। अब अगला पॉइंटर, ठीक है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा किसने, तो किसने पढ़ा 1837 में अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा, ठीक है। अब प्रियदर्शी नाम कहाँ से मिलता है, कुछ अभिलेखों में इसने अपने नाम बुलवाए हुए थे। प्रियदर्शी कहाँ मिलता है, भाब्रू अभिलेख में मिलता है। लेकिन गुजरा, ठीक है, मास्की, नेदर, उदय गोलान में इसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, तो सिंपल सा आंसर अशोक ही मिलता है, ठीक है। मास्की में मिलता है, अशोक मिलता है। नेदर में क्या मिलता है, अशोक मिलता है। उदय गोलन में क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ठीक है। अब अशोक धम्म में क्या बोलेगा, यही बोलता था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। अपना नेचर कैसे रखना चाहिए, एकदम कूल, एकदम शांत रखना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके प्रथम शिलालेख में क्या था। प्रथम शिलालेख में क्या बोला इसने, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी। और पशु बलि की क्या इसने निंदा की कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द्वितीय अभिलेख में क्या बोला इसने, मनुष्य और पशुओं की भी चिकित्सा होनी, मनुष्य के साथ, मनुष्य की तो होती है देखभाल, है ना, बीमार होते हैं तो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, लेकिन पशुओं के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, पशुओं की भी देखभाल करनी चाहिए। और इसने क्या बोला, जो चोल, पांड्य और चेर है, ये मेरे क्या है, ये मेरे दक्षिण के पड़ोसी राज्य है ना, दक्षिण के क्या है, पड़ोसी राज्य है। तृतीय, ठीक है, तृतीय शिलालेख में इसने क्या बोला, राजुक युक्त प्रदेश की क्या की इसने, अधिकारियों की क्या की इसने चर्चा की। फोर्थ शिलालेख में क्या बोला, भैरी घोष, यानी कि युद्ध किससे प्लेस किया जाएगा, धम्म घोष से, यानी कि युद्ध के स्थान पे क्या होंगे, हम धर्म की राह पर चलेंगे, इसने धम्म घोष बोला, ठीक है, रिप्लेस किया। फिफ्थ में क्या बोला इसने, फिफ्थ शिलालेख में क्या बोला इसने, धम्म मात्रक नामक इसने अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि करेगा, धर्म का प्रचार करेगा, ठीक है। सिक्स्थ में क्या बोला इसने, सिक्स्थ शिलालेख में क्या बोला इसने, अशोक से कोई भी अधिकारी, ठीक है, कभी भी मिल सकता है, ठीक है। सातवें में क्या बोला है इसने, सबसे बड़ा शिलालेख है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला इसमें, सबसे बड़ा शिलालेख है और सभी धर्मों की क्या है इसमें चर्चा है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा, तो कौन सा, सातवां। आठवें में क्या है, धम्म यात्रा की चर्चा की है, जैसे पहले वर्ष कहाँ गया था, दूसरे वर्ष कहाँ गया, सातवें वर्ष कहाँ गया, वैसे ही 20वें वर्ष कहाँ गया था, ये लुम्बिनी गया था। नौवें में क्या है, भेंट और शिष्टाचार के बारे में है, ठीक है, भेंट और शिष्टाचार के बारे में है। 10वें में क्या है, प्रजा के हमेशा क्या करना है, हित में ही सोचना है। 11वें में क्या है, धम्म की व्याख्या की है इसने। 12वें में क्या है, स्त्री मात्र नामक की अधिकारी की चर्चा की कि स्त्रियों की स्थिति में भी क्या होना चाहिए, सुधार
सुधार होना चाहिए। तेरेमा इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तेरेमे बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेरेमे में क्या है, क्लिंग यूथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है, क्लिंग यूथ की चर्चा है। और 14 में क्या है, ठीक है, अशोक ने लोगों को धर्म की राह पर चलना सिखाया। यानी कि ये किसी को नहीं बोल रहा कि तुम बौद्ध धर्म को अपनाओ, ये बोल रहा है कि बस तुम लोगों को अपने से बड़ों का आदर करो, चोरी चिकारी मत करो, ठीक है, सबसे मिलनसार रहो, है ना, सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। इतनी बात तो सर समझ में आ गई, ठीक है। अब राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई, कलन के द्वारा लिखी गई। और इसमें क्या है, अशोक ने क्या की थी, कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की, इसकी चर्चा किसमें है, तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, कलन के द्वारा लिखी गई थी। और इसने क्या किया था, श्रीनगर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अशोक का। तो श्रीनगर की स्थापना भी किसने की थी, अशोक ने ही की थी, ठीक है। अब देखते हैं धम्म महामात्र कहाँ कहाँ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इसने भेजा था, ठीक है। जैसे कश्मीर में कहाँ भेजा, मजतीक, है ना, मजितिक, है ना। और महाराष्ट्र में किसको मिला, महाधर्म रक्षित। श्रीलंका में किसको भेजा, महिंदर और संघमित्र। यूनान में किसको भेजा, महारक्षित को, ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र में किसको भेजा था, महाधर्म रक्षित को। श्रीलंका में किसको भेजा, महिंदर इसका जो पुत्र था, और जो इसकी पुत्री थी संघमित्रा। यूनान में किसको भेजा, महारक्षित को, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडिका किसने लिखी है, मेगनास्तीस ने। तो पहले हम अर्थशास्त्र को देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके ऊपर थी, तो अर्थशास्त्र किसके ऊपर थी, ऑप्शन आ जाएंगे, तो किसके ऊपर थी, राजनीति शास्त्र के ऊपर थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र में कितने पार्ट्स हैं, तो कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं, 15, यानी कि 15 भाग हैं। और कितने चैप्टर्स हैं, तो 180 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब अर्थशास्त्र में है क्या, सप्तांग सिद्धांत है। यानी कि सप्तांग सिद्धांत से क्या समझते हैं, जैसे स्वामी क्या होगा, राजा होगा, वो क्या होगा, सर्वोच्च शासक होगा। अमात्य की तुलना किससे की है, मंत्री से की है, ठीक है। और इन मंत्रियों की सिलेक्शन किसी होगी, योग्यता बेस पर होगी। जैसे जनपद क्या होगा, क्षेत्र होगा, ठीक है। जनपद क्या होगा, क्षेत्र होगा, क्षेत्र या फिर जनसंख्या, ठीक है। दुर्ग में क्या होगी, किलेबंदी की जाएगी राजा की रक्षा के लिए। कोसा क्या होगा, राजकोष होगा, ठीक है। कोसा क्या होगा, राजकोष होगा, यानी कि राज्य की जीवन रेखा। डंडा क्या होगा, सेना होगी जो राजा की क्या करेगी और राज्य की क्या करेगी, रक्षा करेगी। मित्र क्या होंगे, इसके सहयोगी, यानी कि संकट आने पे इसके जो वफादार दोस्त हैं वो क्या करेंगे, इसकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ है। और अगर हम आगे देखें, नीचे देखें, तो राजस्व यानी कि टैक्स जो वसूला जाएगा वो कितना, उपज का कितना 1/6, उपज का कितना 1/6। तो 7 टाइप्स ऑफ किसकी, रेवेन्यू सिस्टम की इसने चर्चा की है, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम की इसने क्या की है, चर्चा की है। जैसे राष्ट्र क्या है ना, राष्ट्र क्या है, यानी कि गांव से प्राप्त होने वाली आय। क्या है, राष्ट्र क्या है, गांव से प्राप्त होने वाली आय। सेतु क्या है, फल और सब्जियों से प्राप्त आय। खनी क्या है, ठीक है, खनी क्या है, खनिज से प्राप्त आय, ठीक है। खनिज से खनिज बन रहा है, सिंपल सी बात है। दुर्ग क्या है, नगरों से प्राप्त आय। वन क्या है, वनों से प्राप्त आय। वाणिज्य पथ क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, ठीक है। और जलपथ क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, ठीक है। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्र क्या है, गांव से प्राप्त आय। सेतु क्या है, फल और सब्जियों से प्राप्त आय। खनी क्या है, खनिज से प्राप्त आय। दुर्ग क्या है, नगरों से प्राप्त आय। वन क्या है, वनों से प्राप्त आय। वाणिज्य पथ क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। और जल क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, है ना। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि कैसे कैसे टैक्स लग रहा था, अर्थशास्त्र में क्या क्या बताया गया है ना। अब आते हैं हम इंडिका की ओर। इंडिका किसने लिखी थी, मेगनास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी, मेगनास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। और इसमें क्या है, 7 स्तरीय जाति व्यवस्था बताई गई है। यानी कि 7 स्तरीय जाति व्यवस्था बताई गई है, यानी कि इसको वर्ण व्यवस्था के बारे में पता नहीं चला, या फिर इसको वर्ण व्यवस्था की थी, समझ में ही नहीं आई, ठीक है, मेगनास्थनीज को, ठीक है। तो इसने क्या बोला, दार्शनिक थे, किसान थे, चरवाहे थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे, सलाहकार थे, ठीक है। और क्या बताया इसने क्या बताया कि दास प्रथा भी नहीं होती थी, चोरी का अभाव, चोरी चिकारी भी नहीं होती थी, ठीक है। इसमें मौर्य काल में, है ना, मौर्य पीरियड में चोरी चिकारी भी नहीं होती थी, दास प्रथा भी नहीं होती थी। यानी कि भारत में कभी अकाल भी नहीं पड़ा। इसने बोला उस समय में कभी अकाल भी नहीं पड़ा, ठीक है। इसने 2 ऑफिसर्स की चर्चा की है। कौन, एग्रोनोमोई जो कि एक क्या था, एक कृषि अधिकारी था, और एस्ट्रोनोमोई जो कि एक नगर अधिकारी था। ये क्वेश्चन आया भी है कि नगर अधिकारी को क्या बताया गया इंडिका में, तो क्या बताया गया, एस्ट्रोनोमोई, ठीक है। एस्ट्रोनोमोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने देखो, इसने
राजस्व कितनी बताई है 1/4, ठीक है 1/4 1/4 हिस्सा, ठीक है कि टैक्स जो लगता था वो 1/4 हिस्से पे लगता था। पर अर्थशास्त्र में क्या बताया 1/6 और माननीय क्या है 1/6 ही है, परंतु इसमें क्या बताया गया 1/4 किसमें इंडिका में, है ना। और इसने क्या बताया सैन्य यानी कि सैन्य प्रशासन के बारे में बताया, यानी कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। क्या बताया मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी होती थी 5 समितियां होती थी और हर एक समिति में 6 सदस्य होते थे, यानी कि अश्वरोही सेना में 6 सदस्य होंगे, जल सेना में 6 सदस्य होंगे, यातायात में भी कितने होंगे 6 सदस्य होंगे, पैदल सेना में 6 सदस्य होंगे, रथ सेना में 6 सदस्य होंगे, ठीक है। और टोटल कितने मेंबर्स होते थे 30 मेंबर्स होते थे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य की, तो सम्राट क्या है, ठीक है। सम्राट क्या है एक सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। सम्राट क्या है एक सर्वोच्च शक्ति है, यानी कि जैसे मान लो अभी कौन है, ठीक है प्रधानमंत्री, है ना। तो वैसे ही वहां पे उस टाइम पे कौन था सम्राट जो था वो सबसे ऊपर था, यानी कि सम्राट ही जो बोलेगा सब वही होगा। अभी तो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन उस समय क्या था मौर्य में सेंट्रलाइजेशन था, ठीक है। सारे निर्णय कौन लेगा सम्राट ही लेगा। तो सम्राट के नीचे कौन आते थे, ठीक है। सम्राट के नीचे कौन आते हैं, जैसे सम्राट मान लो कि वो सेंटर में बैठ रहा है, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र भी तो हैं, यानी कि उनको प्रांत बोला जाएगा। तो प्रांतों में कौन बैठेंगे मंत्री, ठीक है मंत्री यानी कि गवर्नर। प्रांतों में कौन बैठेंगे गवर्नर या फिर मंत्री, है ना। और उसके नीचे क्या होता था, उसके नीचे मंडल होते थे। तो मंडल का अधिकारी को क्या बोलते थे प्रादेशिक, ठीक है। मंडल के अधिकारी को क्या बोलते थे प्रादेशिक। वैसे ही प्रांतों के अधिकारी को क्या बोलते थे मंत्री या गवर्नर या राज्यपाल, ठीक है। ठीक है, इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। तो हम मौर्य साम्राज्य का अगर हम मैप देख लें तो नॉर्थ में क्या था तक्षशिला था, वेस्ट में क्या था उज्जैन था, तोसली में क्या था, तोसली कहाँ था ईस्ट में था, ठीक है। उज्जैन का है वेस्ट में है, तक्षशिला का है नॉर्थ में है, और सुवर्णगिरी का है साउथ में है, ठीक है। सुवर्णगिरी का है साउथ में, यानी कि यहाँ पे क्या बैठेंगे, यहाँ पे गवर्नर बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बैठेंगे गवर्नर बैठेंगे, यहाँ पे क्या बैठेंगे गवर्नर बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे भी कौन बैठेगा गवर्नर बैठेगा, ठीक है। और बीच सेंटर में यहाँ पे, ठीक है बीच सेंटर में कौन बैठेगा पाटलिपुत्र में कौन बैठेगा यहाँ पे राजा बैठेगा, ठीक है। कौन बैठेगा पाटलिपुत्र बीच में राजा बैठेगा, यानी कि मध्य प्रांत में कौन बैठता था राजा बैठता था। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, है ना। तो रज्जुक क्या है, ठीक है। रज्जुक युग प्रदेशक हमने ऊपर पढ़ा था सेकंड शिलालेख में, है ना। थर्ड था, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था ना यहाँ पे रज्जुक युक्त प्रदेशक, ये देखो ये थर्ड है ना जो मैंने बताया, थर्ड शिलालेख में रज्जुक युक्त प्रदेशक। ये भी क्या थे, ये अधिकारी थे, ठीक है। ये क्या थे, ये अधिकारी थे, ठीक है। क्या थे ये अधिकारी थे, है ना। तो इनका काम क्या होता था, न्यायिक यानी कि जुडिशियल भी देखते थे, और ये रेवेन्यू भी देखते थे। क्या देखते थे जुडिशियल यानी कि न्यायिक भी ये काम संभालते थे, और राजस्व भी ये लोग संभालते थे, ठीक है। तो मंडल के अधिकारी को क्या बोला जाता था प्रादेशिक बोला जाता था, मंडल के अधिकारी को क्या बोला जाता था प्रादेशिक बोला जाता था। और सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो पैदल सेना होती थी, घुड़सवारी सेना होती थी, रथ होते थे, हाथी होती थी, नौसेना होती थी, है ना। और इसका नेतृत्व कौन करता था सेनापति करता था। तो इस सभी सेना का नेतृत्व कौन करता था, ठीक है सेनापति करता था। और उस समय जासूस भी होते थे जिसको बोलता है गुणा पुरुषों, ठीक है। जासूस भी होते थे, उसका क्या बोले जाते थे गुणा पुरुषों। तो सर जासूस क्या होते थे उस टाइम पे, ठीक है। कोई आक्रमण आने वाला है तो उसकी जानकारी पहले ही दे देना, या फिर किसी युद्ध को क्या करिए टाला जाए, तो इसलिए जासूस छोड़े जाते थे, ठीक है जासूस छोड़े जाते थे। तो अब डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि कमजोर उत्तराधिकारी और विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो अशोक के बाद तो जो भी राजा आए वो कुशल नहीं थे, है ना। जो भी उसके बेटे वगैरह थे वो इतने ज्यादा कुशल नहीं थे, समर्थ नहीं थे कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ डिवाइड होगी। अशोक के डेथ के बाद कब हुई 232 BC में डेथ होगी, और उसके बाद ही डिवाइड हो गया उसका साम्राज्य, यानी कि टूटने लग पड़ा था, ठीक है। तो सन 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ अंतिम निर्णायक घटना हुई। लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, ठीक है। और क्या की शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।